ये एक स्टॉक है सुर्खियों में, इनफैक्ट सेक्टर है सुर्खियों में, और वो है हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां। पीएलआई स्कीम 2.0, इसको मिला है जबरदस्त रेस्पॉन्स, और देश की दिग्गज कंपोनेंट मेकर कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी से करेंगे हम मुलाकात। आइए जानते हैं पूरा एक्शन न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में। डिक्सन टेक देश में ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनी है। डिक्सन 1993 में कंपनी बनी थी और 1994 से इन्होंने कलर टीवी बनाना शुरू किया था। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, मोबाइल फ़ोन, सिक्योरिटी डिवाइसेस, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करने का कारोबार करती है डिक्सन टेक। यूपी, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, इन सबको मिला के 20 से ज़्यादा प्लांट्स है कंपनी के पास। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ सौरभ गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मेरी तरह सौरभ गुप्ता साहब सीए और सीएस दोनों हैं। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से आपने एमबीए किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया है। 20 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव गुप्ता साहब का है, और पीवीआर, यूनिटेक, मैकेंजी जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का भी अनुभव रहा है। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए सर जी बिजनेस को। आपको आज विशेष आमंत्रित सर हमने इसलिए किया है, आईटी हार्डवेयर 2.0 स्कीम, ऐसा समझा जा रहा है कि रेस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त मिला है और आपकी कंपनी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। सर जरा डिटेल्स बताएं, आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या डिटेल्स हैं? तो क्लियरली जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है। 32 या 38 कंपनीज ने अप्लाई किया है इस स्कीम में। हमने इसमें हाइब्रिड कैटेगरी में अप्लाई किया है। तो 3 कैटेगरीज है इसमें, ग्लोबल, हाइब्रिड और डोमेस्टिक कैटेगरी। हाइब्रिड कैटेगरी में आपको अगले आने वाले 6 सालों में 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड अकॉर्डिंगली रेवेन्यू पोटेंशियल भी जो इस 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो हम काफ़ी बुलिश हैं इसमें, क्योंकि ये पीएलआई काफ़ी बड़ा ट्रिगर है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली रिस्ट्रिक्शन लगाई है लैपटॉप्स, टैबलेट्स के इम्पोर्ट पे, तो इन दोनों से काफ़ी बड़ा ट्रिगर होगा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पे। और हमें लगता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी का, उस पाई का काफ़ी बड़ा शेयर ले सकते हैं आने वाले सालों सर में। वो तो ले ही रहे हैं आप। देखिए 2,500 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 250 करोड़ आप अकेले डाल रहे हैं, यानी कि 10% इस स्कीम का पूरा खाली डिक्सन कर रहा है, तो बड़ी बात है। सर जस्ट हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए समझाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 2,500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, राइट? अब पीएलआई स्कीम में आपको अलग से क्या फ़ायदा मिलता है और कितना मिलता है, कितने समय में मिलता है, ये समझाइए। ये 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में कब और कितना फ़ायदा होगा? या सो इस 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे जिस हिसाब से पीएलआई स्कीम स्ट्रक्चर्ड है, एक आप फाइनल असेंबली करेंगे और हर साल आपको एक कंपोनेंट लोकलाइज करना है 6 सालों में। तो ये स्कीम 6 साल के लिए है। और हमारा फर्स्ट ईयर जो 6 साल का शुरू होगा वो 24-25 से शुरू होगा। हमें 6 महीने लगेगा अपनी कैपेसिटीज वगैरह लगाने के लिए। तो ये जो इंसेंटिव का हम परसेंटेज देख रहे हैं, ये डिपेंडिंग कि आप कितना कितना लोकलाइजेशन जल्दी कर पाते हैं, बट ये अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5.5% के आसपास इंसेंटिव मिलेगा आपको इंक्रीमेंटल सेल्स पर। बेस ईयर की इंक्रीमेंटल सेल जो भी आप करेंगे हर साल अगले साल से। और हमें लगता है कि ये 6 साल में हमारे लिए एक काफी बड़ी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और विद इन 2 इयर्स हम इसमें 4 से 5 हजार करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। हमारा ओके। ऑलरेडी एक टाई अप है एसर के साथ, तो वहां पे हमें लगता है कि हमारी वॉल्यूम्स उनके साथ बढ़ेंगी। और दूसरा, हमने एक लार्ज ब्रांड के साथ अपना अनाउंसमेंट शीघ्र ही अनाउंस करेंगे इन द आने वाले वीक्स में। और वो भी काफ़ी बड़ा प्लेयर है इंडियन मार्केट में और ग्लोबली। सो हमें लगता है कि हम काफ़ी हद तक गेयर्ड अप हैं इसकी इस पूरी स्कीम को कैपिटलाइज करने के लिए। जी, तो गुप्ता साहब जो मैं आपसे समझाऊँ, पहली चीज़ तो है कि हर एक साल आपको एक नया प्रोडक्ट घरेलू बाज़ारों के लिए बनाना पड़ेगा या उसके लिए लॉन्च करना पड़ेगा, राइट? इस स्कीम की रिक्वायरमेंट ऐसी है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि जो भी इंक्रीमेंटल सेल्स है अभी जितनी कर रहे हैं वो ठीक है। अब ये 250 करोड़ के निवेश से जो आप नई सेल्स करेंगे उसका ऑन एन एवरेज 5% मान लें, 4.5 से 5.5% का इंसेंटिव आपको हर साल मिलता रहेगा, राइट? जितनी भी आपने सेल्स की। अगर आप 5,000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेते हैं 5 साल में, यानी कि आपके लिए 5% 250 करोड़ रुपए की एक तरह से आपकी इंसेंटिव होगी। तो जितना 250 करोड़ आप निवेश कर रहे हैं, 5 साल में उतना इंसेंटिव आने का एक स्कोप बनता है कंपनी के लिए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, सो दिल जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, बट 5,000 का रेवेन्यू नंबर आपने एक साल का लिया है। अल्टीमेटली हर साल वो साल रेवेन्यू मिला आएगा। के, 5 साल मिला के।
250 करोड़ पे मैं आपको अगर सिंपल टर्म्स से समझाऊं कि 250 करोड़ पे जो टोटल इंसेंटिव हम लोग ले सकते हैं गवर्नमेंट से वो होगा 2250 करोड़। और और जो अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू हम इस कैटेगरी से कर सकते हैं कि हमारा भी धीरे धीरे रैंप अप होगा, स्टेबलाइज होगा। हमें लगता है कि हम आने वाले 6 सालों में इसमें 30 से 40 हजार करोड़ का कॉम्बिनेटिवली रेवेन्यू कर सकते हैं। तो मतलब ये तो फिर इंसेंटिव 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 2500 करोड़ तक का 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 2500 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव आ सकता है अगले 5 सालों में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अरे वो वाह। मैक्सिमम है। हाँ हाँ। अगर आप सारी सेल्स कर लें हम्म। जितना भी उस, बट अदरवाइज एनीवेयर बिटवीन 1500 से 2250 करोड़ के आसपास का आप इंसेंटिव ले सकते हैं। तो सर ये इतनी गजब की स्कीम है। मैं तो इतना नहीं सोच रहा था कि इतना रेवेन्यू पोटेंशियल, मतलब बेसिकली आपका सीधा सीधा 5% मुनाफा बढ़ गया है, राइट। इसमें क्या होता है अनिल जी, देखिए जो आप इंसेंटिव लेते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि जो ब्रांड आपका शिफ्ट होता है आपको इंसेंटिव कुछ उनके साथ भी मतलब एज पार्ट ऑफ कमर्शियल शेयर करना पड़ता है। तो ब्रॉडली आप इसको इस तरीके से देखिए ये कि हम लोग 5 साल में इसमें 30 से 40 हजार करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं 6 साल में, और स्टार्टिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और उसमें हम लोग 2.25 से 2.3% का मार्जिन कमा सकते हैं इस बिजनेस में, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंसेंटिव अमाउंट। सो इसको आपको इस तरीके से देखना चाहिए। ठीक बात है, समझ गया। बहुत अच्छे से आपने समझाया सर, कैलकुलेशन एकदम क्लियर कर दी। तो 40 से 60 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू, 2 से 2.5% का एडिशनल मार्जिन। जी जी 30 सर। से 40 हजार, 30 से 30 से 40 हज़ार करोड़, हाँ 30 से 40 हज़ार करोड़। 30 हज़ार करोड़ पे अगर आपका 2% मिनिमम भी पकड़े तो आपका 600 करोड़, 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, गजब की स्कीम है। तभी ये मुझे लग रहा। अच्छा सर, यही वजह है कि इस स्कीम को बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल यही यही रीजन है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी है अनिल जी की गवर्नमेंट ने अब इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है लैपटॉप टैबलेट इंपोर्ट्स पे। तो अगर आप देखें ये मार्केट ऑलमोस्ट 70 से 75 हजार करोड़ की थी, और उसमें से 70% लैपटॉप टैबलेट सर्वर्स वगैरह इंपोर्ट होते थे, एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट की परचेज होती थी 25 से 30% वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से केटर होती थी, बाकी सब इंपोर्ट होता था। तो अब ये सारी प्रोडक्ट पोस्ट November 1, ऑफ कोर्स इनिशियली गवर्नमेंट इसके लिए लाइसेंसेस देगी, बट ग्रेजुअली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि नेक्स्ट ईयर तक ये सब कुछ इंडिया में बनना शुरू हो जाना चाहिए। तो क्लियरली ये सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंक्लूडिंग हमारे लिए। ये तो फिर मजा आ गया, मतलब कि दोनों चीज होगी। एक तरफ आपकी पीएलआई स्कीम आ गई, दूसरा लैपटॉप वगैरह के इंपोर्ट पे बैन हो रहा है, ठीक है। तो बनाने इंडिया में ही पड़ेंगे और आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो मतलब तो हाँ ये जी। बड़ा मौका खोल देगा आपके लिए तो। तभी जो आपका क्वेश्चन था अनिल जी कि इस स्कीम में इसलिए अच्छा इंटरेस्ट इसलिए भी आया है क्योंकि ये पहले भी स्कीम आई थी, बट पहली स्कीम में इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं था। एक तो बजटरी आउटले गवर्नमेंट का कम था, प्लस वो जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी इन्वेस्टमेंट्स की या मैन्युफैक्चरिंग की वो ट्रिगर नहीं हो पाई थी। तो गवर्नमेंट ने अब ये दोनों वे से, एक तो रिस्ट्रिक्शन लगाने से और ये पीएलआई का इंसेंटिव अमाउंट इंक्रीज करने से, अब ये काफी हद तक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अच्छा सौरभ जी, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप सी एस हैं, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्यों आपके सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। जनरली सारी पीएलआई स्कीम्स, मेरी नॉलेज के लिए पूछा हूँ, कि जनरली सारी पीएलआई स्कीम्स में इसी तरह का इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है या हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग स्कीम होती है। अलग अलग है स्कीम अनिल जी, बट क्लियरली जैसे आप मोबाइल की भी स्कीम देखें हम्म। तो मोबाइल में भी अगर आप देखें तो 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक कंपनी के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, एंड उसमें जो इंसेंटिव अमाउंट है वो 7 टाइम मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का इंसेंटिव है पर कंपनी को। ऐसे हर कंपनी में जो इंसेंटिव अमाउंट टू केपेक्स अमाउंट जो हम कहते हैं, ये हर स्कीम में अलग अलग है। और लोकलाइजेशन क्राइटेरिया है कई स्कीमों में कि आपको लोकलाइजेशन करना पड़ेगा कंपोनेंट्स का, डीपन करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग। तो 14 जो गवर्नमेंट की 14 पीएलआई स्कीम्स है, हर किसी में क्राइटेरिया डिफरेंट है, बट काफी हद तक कुछ चीजों में कॉमनैलिटी भी है। सर सौरभ जी देखिए, पिछले क्वार्टर के मैंने रिजल्ट देखे, आपके रिजल्ट बड़े शानदार थे, मजबूत आए हर एक फ्रंट पर, ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी, मुनाफे के लिहाज से भी। लेकिन जब तक भी कुछ भी ये चाइनीज़ कंपनियों को लेकर कभी भी कोई खबर आती है ना, तो सबको डिक्सन को साथ में जोड़ देते हैं। डिक्सन को फ़ायदा होगा या डिक्सन को नुकसान होगा। जरा एक बार आप हमारे दर्शकों को समझाएं, आपके शेयर होल्डर्स को समझाएं, कितना वाकई में कोई फ़र्क पड़ता है। किसी चाइनीज़ कंपनी पे कोई एक्शन होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन आता है, तो क्या वाकई में डिक्सन को बड़ा फ़र्क पड़ता है क्या सर? देखिए ओवर द इयर्स हमने काफी अपना बिजनेस डीरिस्क कर लिया है। हमारे पास ऑलमोस्ट हम लोग 75 ग्लोबल और नेशनल कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, जिसमें डेफिनेटली कुछ चाइनीज कंपनीज भी हैं, काफी इंडियन कंपनीज हैं और काफी नॉन चाइनीज कंपनीज भी हैं। बट डेफिनेटली यस, अगर कोई गवर्नमेंट का उनके अगेंस्ट कोई एक्शन होता है और उनका थोड़ा सा
वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आता है, तो थोड़ा सा डिक्सन के बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आता है। बट हमने ओवर द इयर्स क्या किया है कि हमने अपना बिजनेस काफी डी रिस्क कर लिया है। हमने हर वर्टिकल में काफी कस्टमर्स ऐड कर लिए हैं, तो हमारा सिंगल डिपेंडेंसी ऑन एनी पर्टिकुलर कस्टमर नहीं रहती हमारा। अगर सपोज किसी बिजनेस में किसी का मार्केट शेयर कम हुआ है, तो उसका मार्केट शेयर कोई और ब्रांड लेता है, और ज्यादातर वो भी हमारा ब्रांड उस कैटेगरी में हम उसके लिए बना रहे होते हैं, तो हमें ओवरऑल इतना नुकसान नहीं होता। परफेक्ट। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, जैसे जो ये लैपटॉप वगैरह के इंपोर्ट पर जो बैन लग रही है, मेरे ख्याल से 1 नवंबर से लगती है, शायद 31 अक्टूबर तक आप कर सकें, उसके बाद 1 नवंबर से लागू होगी शायद, राइट हाँ सर? जी, हाँ जी, हाँ हाँ। जी। अच्छा सर, इसमें बताओ कि इसमें क्या क्या बैन है, मतलब पूरे लैपटॉप आप नहीं मंगवा सकते हैं या उनके कंपोनेंट्स भी नहीं मंगवा सकते हैं, और डिक्सन को फ़ायदा कैसे होगा? नहीं, तो इसमें इनका इम्पोर्ट एज इट इज अ सीबीयू प्रोडक्ट, मतलब पूरा पूरा लैपटॉप टैबलेट वगैरह बैन हो जाएगा। हमें लगता है गवर्नमेंट इनिशियल लेवल पे जब तक इंडिया में कैपेसिटीज नहीं बनती, और कैपेसिटीज लगाने में, रैंप अप करने में 5 से 6 महीने लगेगा। सो गवर्नमेंट काफी स्ट्रांगली इंगेज कर रही है ईएमएस कंपनीज के साथ भी, ब्रांड के साथ भी। तो गवर्नमेंट इनिशियली मेरे को लगता है कुछ लाइसेंसेस देगी, बट अफेक्टिवली अगर आपकी बात करें तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि सब कुछ इंडिया बनना चाहिए। तो ये फिनिश प्रोडक्ट पे बैन हो जाएगा, कंपोनेंट्स बातें रहेंगे। एंड कंपोनेंट्स भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि धीरे धीरे ये कंपोनेंट्स भी इंडिया में बनने चाहिए, और वो पीएलआई में भी डिफाइंड है कि हर साल आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट का लोकलाइजेशन करना है। अच्छा सौरभ जी, एक तरफ जैसे आपके लिए मौके बन रहे हैं, ठीक है ना, लैपटॉप बैन होंगे, लैपटॉप बन के नहीं आएंगे, कंपोनेंट्स आप भी इंपोर्ट करते हो, बनाते भी हो, दोनों चीज़ें यहीं असेंबल करो, यहीं बेचो, राइट? लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी ग्लोबल कंपनियां बड़ी लैपटॉप वाली है सर, एचपी वगैरह, जो भी आपके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डेल वगैरह, लेनोवो, फिर तो ये बोलेंगे हम भी यही बनाएंगे, इंडिया में ही आके बनाते हैं, तो फिर आपका कंपटीशन बढ़ा या कम हुआ? नहीं, तो देखिए अनिल जी, दोनों चीजें होंगी। कुछ ब्रांड्स खुद बनाएंगे, और कुछ ब्रांड्स का बनाने का मॉडल नहीं होता, वो ग्लोबली हमेशा ईएमएस कंपनीज का काम करती हैं। ओके। तो जैसे अगर ये बाहर से भी आ रहा होता, तो बाहर उनकी ईएमएस कंपनीज उनके लिए बनाती हैं, और वो इंडिया में इंपोर्ट होता। अब क्या होगा कि अब वो इंडिया में बनेगा, तो अल्टीमेटली ये इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग आएगी, इंडिया में कंपोनेंट इकोसिस्टम क्रिएट होगा, इंडिया में जॉब्स क्रिएट होगी, और ये काफी बड़ा इम्पोर्ट था। तो ये इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी कम करेगा, और एक फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो भी कम करेगा। तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव्स है। वंडरफुल। सौरभ जी, आखिरी सवाल, अ, आपके एक्सपोर्ट्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या अब आपके लिए लोकल मार्केट ज़्यादा बढ़िया हो गया, भाई यहीं बनाएंगे यहीं बेचेंगे, यहाँ अच्छा पैसा बन रहा है, इंसेंटिव भी है? और दूसरा, पीएलआई स्कीम में जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको आपको हिंदुस्तान में बेचना है या बाहर भी बेच सकते हैं? नहीं, पीएलआई स्कीम में आप दोनों जगह बेच सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि इनिशियली 2, 3, 4 साल इंडियन मार्केट के लिए केटर हो गए, जो भी पीएलआई के थ्रू हम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है। फिर एक इंडस्ट्री में एक स्केल साइज आ जाएगा, एक कंपोनेंट इकोसिस्टम इवॉल्व होगा, एक ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगी। उसके बाद 3 से 7 साल बाद हमें लगता है कि इंडिया ये कैटेगरी को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, बट उसमें टाइम लगेगा। बहुत ही बढ़िया सर। सर, थैंक यू सो मच सौरभ जी, बहुत आपने एकदम इन डेप्थ एनालिसिस भी दिया, बहुत बड़ी आसान भाषा में पूरा स्कीम कैसे काम करता है, कितना फ़ायदा होता है, सारे हमारे दर्शकों को समझ, सारी चीज़ सर आपने जो जो बताई सब समझ में आ गई सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज समय दिया आपने, और इस बड़ा दिन था चूँकि पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई, हम जानना भी समझना चाहते थे कि आखिर कितना फ़ायदा इंडियन कंपनीज़ को होगा, डिक्सन को होगा, और आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। थैंक यू।